हमारा सौर मंडल बहुत ही डायनामिक जगह है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर चीज निरंतर गति में है और हर पल कुछ न कुछ बदलता रहता है। यह बस प्लैनेट्स का कलेक्शन नहीं है जो सूरज के अराउंड घूम रहे हैं। यह एक जटिल प्रणाली है जहां ग्रह, चंद्रमा, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह सभी एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। अरबों सालों में प्लैनेट्स ने मूव किया है और इंटरैक्ट भी किया है। इनकी गति और बातचीत ने हमारे सौर मंडल को आज के रूप में आकार दिया है। ग्रैंड टैक हाइपोथेसिस इन मूवमेंट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। ये एक सिद्धांत है जो बताता है कि हमारे सौर मंडल के ग्रहों ने कैसे और क्यों अपनी वर्तमान स्थिति प्राप्त की। ये हमारे सोलर सिस्टम के अर्ली लाइफ के बारे में बताता है, एक ऐसा समय जब बहुत चेंजेस और अपहीवल हुआ करते थे। उस समय ग्रहों की स्थिति और उनकी कक्षाएं बहुत अलग थीं। ग्रैंड टैक हाइपोथेसिस ये बताता है कि जुपिटर, हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट, सूरज की तरफ अंदर की ओर गया और फिर वापस अपनी जगह आ गया। यह एक विशाल ग्रह की यात्रा है जिसने हमारे सौर मंडल के इतिहास को बदल दिया। इस कॉस्मिक डांस का अर्ली सोलर सिस्टम पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसने ग्रहों की कक्षाओं को बदल दिया और नए ग्रहों के निर्माण को प्रभावित किया। इसने एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स को स्कैटर कर दिया और इनर सोलर सिस्टम को शेप दिया। यह स्कैटरिंग प्रक्रिया हमारे सौर मंडल के आंतरिक भाग को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भी एक्सप्लेन कर सकता है कि मार्स, अर्थ और वीनस के मुकाबले इतना छोटा क्यों है। यह सिद्धांत बताता है कि क्यों मंगल ग्रह इतना छोटा है जबकि पृथ्वी और शुक्र उससे बड़े हैं। ग्रैंड टैक हाइपोथेसिस बस एक हाइपोथेसिस ही है। यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो हमारे सौर मंडल के विकास को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यह सोलर सिस्टम के कुछ रहस्यों को एक्सप्लेन करता है। यह हमें हमारे सौर मंडल के इतिहास और विकास के बारे में नई जानकारी प्रदान करता है। आइए इस इंटरेस्टिंग आइडिया को डीपली एक्सप्लोर करते हैं और उन एविडेंसेस को देखते हैं जो इसे सपोर्ट करते हैं। यह एक रोमांचक यात्रा है जो हमें हमारे सौर मंडल के रहस्यों को समझने में मदद करेगी। शुरुआती सोलर सिस्टम में जुपिटर सूरज की गर्मी से दूर ठंडे रीजन में बना था। जैसे जैसे ये जायंट प्लैनेट गैस और डस्ट को जमा करता गया, इसने प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में अपना रास्ता बनाया। ये डिस्क, जो मटेरियल के घूमते हुए बादल जैसा था, यही प्लैनेट्स का जन्म हुआ था। डिस्क के साथ ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस की वजह से जुपिटर इनवर्ट स्पाइरल होने लगा। इमेजिन करो, एक मार्बल फनल में घूम रहा है और स्लोली सेंटर की तरफ जा रहा है। जुपिटर का इनवर्ट जर्नी उसे सूरज के और करीब ले आया। इस माइग्रेशन का इनर सोलर सिस्टम पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जुपिटर की इमेंस ग्रेविटी ने एक कॉस्मिक बुल की तरह काम किया जो चाइना शॉप में घुस गया। इसने प्लैनेटेसिमल्स, जो प्लैनेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, को स्कैटर कर दिया, उनके ऑर्बिट्स को डिसरप्ट कर दिया और कलिजन्स का कारण बना। हालांकि जुपिटर हमेशा के लिए सूरज के पास नहीं रहा। सैटर्न, एक और गैस जायंट जो दूर बन रहा था, कि ग्रेविटेशनल पुल ने आखिरकार जुपिटर को वापस अपनी करंट लोकेशन पर खींच लिया। इस आउटवर्ड माइग्रेशन ने जुपिटर के ग्रैंड टैक को पूरा किया। सोलर सिस्टम अपने रॉकी इनर प्लैनेट्स और आउटर रीजन्स में गैस जायंट्स के साथ एक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट लगता है। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसे हम सभी जानते हैं और समझते हैं, लेकिन क्या यह वास्तव में टिपिकल है? क्या दूसरे स्टार सिस्टम्स भी इसी तरह के होते हैं? हालांकि जब हम दूसरे स्टार सिस्टम्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें प्लैनेटरी आर्किटेक्चर्स की एक सरप्राइजिंग डाइवर्सिटी दिखाई देती है। कुछ सिस्टम्स में प्लैनेट्स की संख्या बहुत अधिक होती है, जबकि कुछ में बहुत कम। कुछ सिस्टम्स में प्लैनेट्स अपने स्टार्स के बहुत पास होते हैं, जबकि कुछ बहुत दूर। कुछ सिस्टम्स में हॉट जुपिटर्स होते हैं, गैस जायंट्स, जो अपने स्टार्स के बहुत क्लोज ऑर्बिट करते हैं। ये प्लैनेट्स इतने पास होते हैं कि उनकी सरफेस टेम्परेचर्स बहुत हाई होती है, जिससे वे इनहॉस्पिटेबल हो जाते हैं। दूसरों के पास टाइटली पैक्ड इनर सिस्टम्स हैं जिनमें मल्टीपल सुपर अर्थ्स हैं, प्लैनेट्स जो अर्थ से बड़े हैं लेकिन नेपट्यून से छोटे हैं। ये प्लैनेट्स अपने स्टार्स के बहुत पास होते हैं और एक दूसरे के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में होते हैं। ये डिस्कवरीज हमारे प्रीकंसीव्ड नोशंस को चैलेंज करते हैं कि एक सोलर सिस्टम कैसा दिखना चाहिए। हम हमेशा से सोचते थे कि प्लैनेट्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होना चाहिए, लेकिन अब हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। ग्रैंड टैक हाइपोथेसिस इन डिफरेंसेस के लिए एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देता है। यह हाइपोथेसिस सजेस्ट करता है कि जुपिटर और सैटर्न ने अर्ली सोलर सिस्टम में माइग्रेट किया था, जिससे प्लैनेट्स की पोजीशंस और कॉम्पोजिशंस में चेंजेस आए। हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर का माइग्रेशन एक यूनिक इवेंट था।
इस माइग्रेशन ने इनर प्लैनेट्स की फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस किया और हमारे सोलर सिस्टम को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दिया। दूसरे सिस्टम्स में जायंट प्लैनेट्स इनवर्ड माइग्रेट कर गए होंगे और अपने स्टार्स के क्लोज रह गए होंगे, या हो सकता है कि वे आउटवर्ड माइग्रेट कर गए होंगे, प्लैनेट्स को इंटायरली स्कैटर और इजेक्ट कर दिया होगा। यह माइग्रेशन प्लैनेट्स की फाइनल पोजीशंस और कॉम्पोजिशंस को डिटरमिन करता है। एक्सोप्लैनेटरी सिस्टम्स की डाइवर्सिटी हमें याद दिलाती है कि हमारा सोलर सिस्टम यूनिवर्स की क्रिएटिविटी का सिर्फ एक एग्जाम्पल है। हर सिस्टम यूनिक है और अपने तरीके से फैसिनेटिंग है। ये ग्रेविटी, गैस और डस्ट के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को हाईलाइट करता है जो प्लैनेटरी सिस्टम्स को शेप देता है। यह इंटरप्ले प्लैनेट्स की फॉर्मेशन, माइग्रेशन और इवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है, जिससे हर सिस्टम यूनिक बनता है। जब हम इन डिफरेंट प्लैनेटरी सिस्टम्स को विजुलाइज करते हैं तो हमें यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी का एहसास होता है। हर सिस्टम एक अलग कहानी बताता है और हर प्लैनेट एक अलग जर्नी पर है। साइंटिस्ट्स लगातार एक्सोप्लैनेट्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहे हैं, जिससे हमें यूनिवर्स के बारे में और अधिक जानकारी मिल रही है। हर नई डिस्कवरी हमें हमारे कॉस्मिक नेबरहुड के बारे में और अधिक समझने में मदद करती है। फ्यूचर मिशंस का एम है कि हम और अधिक एक्सोप्लैनेटरी सिस्टम्स डिस्कवर करें और उनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। ये मिशंस हमें यूनिवर्स के बारे में और अधिक जानने में मदद करेंगे और हमें यह समझने में मदद करेंगे कि हमारा सोलर सिस्टम कितना यूनिक है। अंत में यूनिवर्स की वास्टनेस और डाइवर्सिटी हमें यह सिखाती है कि हम एक बहुत बड़े कॉस्मिक टेपेस्ट्री का हिस्सा है। हर स्टार सिस्टम, हर प्लैनेट और हर मून टेपेस्ट्री का एक हिस्सा है और हम सभी इंटरकनेक्टेड हैं। समय के साथ सोलर सिस्टम के बारे में हमारी समझ काफी बदल गई है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस प्लैनेट्स को वॉन्डरिंग स्टार्स के रूप में देखते थे और उनके मूवमेंट्स को लेकर मिथोलॉजी और सुपरस्टिशन थे। टेलीस्कोप के इन्वेंशन ने हमारे व्यू में रेवोल्यूशन ला दी और प्लैनेट्स को इंडिपेंडेंट वर्ल्ड्स के रूप में रिवील किया। कोपरनिकस ने अर्थ सेंट्रिक व्यू को चैलेंज किया और सन को सोलर सिस्टम के सेंटर में रखा। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन ने उनके इलिप्टिकल ऑर्बिट्स को डिस्क्राइब किया। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ने उस अंडरलाइंग फोर्स को बताया जो उनके मूवमेंट्स को गवर्न करती है। हर नई डिस्कवरी के साथ सोलर सिस्टम के बारे में हमारी पिक्चर और ज्यादा रिफाइंड और कॉम्प्लेक्स होती गई है। ग्रैंड टेक हाइपोथेसिस साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की इस ऑनगोइंग स्टोरी का लेटेस्ट चैप्टर है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में रिक्लासिफाई कर दिया। इस निर्णय ने खगोल विज्ञान की दुनिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। इस डिसीजन से कंट्रोवर्सी और डिबेट हुआ क्योंकि कई लोग प्लूटो को एक प्लैनेट के रूप में ही देखना चाहते थे, लेकिन इसने सोलर सिस्टम के स्ट्रक्चर और उसके भीतर ऑब्जेक्ट्स की डाइवर्सिटी को लेकर हमारी डीपर अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट किया। यह निर्णय यह दर्शाता है कि हम अपने सौरमंडल के बारे में कितनी गहराई से समझने लगे हैं। प्लूटो का स्मॉल साइज और अनयूजुअल ऑर्बिट उसे बाकी 8 प्लैनेट्स से अलग करता है। यह इतना छोटा है कि इसे एक पूर्ण ग्रह के रूप में वर्गीकृत करना मुश्किल हो जाता है। यह अपना ऑर्बिटल रीजन कुइपर बेल्ट के दूसरे आईसी बॉडीज के साथ शेयर करता है, जो इसे और भी विशिष्ट बनाता है, जो नेपट्यून से परे कॉमेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स का एक वास्ट रिजर्वॉयर है। कुइपर बेल्ट में कई अन्य छोटे ग्रह और धूमकेतु भी शामिल हैं, जो हमारे सौरमंडल की विविधता को दर्शाते हैं। प्लूटो के रिक्लासिफिकेशन ने प्लैनेट की मोर प्रिसाइज डेफिनेशन की जरूरत पर हाईलाइट किया। यह स्पष्ट हो गया कि हमें ग्रहों की एक सटीक परिभाषा की आवश्यकता है। एक प्लैनेट को सन का ऑर्बिट करना चाहिए और यह एक महत्वपूर्ण मानदंड है। इतना मैसिव होना चाहिए कि उसकी खुद की ग्रेविटी उसे राउंड बना सके, जो इसे एक गोलाकार आकार देता है, और उसने अपने ऑर्बिटल नेबरहुड को दूसरे ऑब्जेक्ट से क्लियर कर दिया हो। यह तीसरा मानदंड है जो एक ग्रह को परिभाषित करता है। प्लूटो पहले 2 क्राइटेरिया को मीट करता है, लेकिन तीसरे को नहीं। इस कारण से इसे एक ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया। हालांकि कुछ लोगों को प्लूटो के डिमोशन का दुख था, क्योंकि वे इसे हमेशा से एक ग्रह के रूप में जानते थे। लेकिन यह रिक्लासिफिकेशन साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग की एक जीत थी। इसने हमें यह सिखाया कि विज्ञान में परिवर्तन और विकास आवश्यक है। इसने हमारे नॉलेज के इवॉल्विंग नेचर और एस्ट्रोनॉमी में एक्यूरेट क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज किया। यह निर्णय यह दर्शाता है कि खगोल विज्ञान में सटीक वर्गीकरण कितना महत्वपूर्ण है, और यह हमें हमारे सौरमंडल की बेहतर समझ प्रदान करता है।